हेसिस लॉ बोलो इसको या हेसिस साइकिल बोलो, दे बोथ आर द सेम थिंग्स. Hess's law is just a spin-off version of something that you've been learning in your O levels since class 6 या I think class 6 या class 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि energy cannot be destroyed. ठीक है, writing it can only be converted from one form to another. ये सबने पढ़ी होगी. ठीक है, एनर्जी के बारे में ये खुसूसियत है कि जो है वो यस, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ क्लोज सिस्टम. एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती दुनिया से, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, विच इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि भाई ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी. हाँ, मसला क्या होता है, ज्यादा से एनर्जी हीट में बनती जाती है तो ये हमारे लिए लॉस होती जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हीट एनर्जी खत्म हो गई. वो हीट एनर्जी हमसे बहुत दूर चली गई, हम इसको वापस हार्नेस नहीं कर सकते. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हेस भैया ने यही कहा कि भाई देखो, अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है तो व्हाट वी कैन डू is the enthalpy change of a reaction is independent of the path taken provided all measurements are made under the same conditions. यानी हेसिस भैया ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको A से B जाना है और आपको इसका डेल्टा H मेजर करना है तो इट्स कंप्लीटली ओके इफ यू गो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम A to C, then C to D and D से B आ जाओ. as long as your starting and ending points are same, आपको जहां से चलना था और आपको जहां पे एंड करना था वो कहानी सारी सेम है. ठीक है, मजीद उसके कि आपने सारी मेजरमेंट सेम कंडीशन में करी. मतलब अगर आपने इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन बात करी है तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड होंगी, इसके लिए भी स्टैंडर्ड होंगी, इसके लिए भी स्टैंडर्ड होंगी. ये पूरी प्रोसेस आपको स्टैंडर्ड में करनी पड़ेगी. अगर आपने स्टैंडर्ड में नहीं करी, अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बात करी है तो दोज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट दिस होल थिंग. ये नहीं होना चाहिए जैसे अगर आपने इसके लिए फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल किया एज द स्टार्टिंग टेम्परेचर, तो इसके लिए भी यही होना चाहिए, इसके लिए भी यही होना चाहिए, इसके लिए भी यही होना चाहिए. लेकिन हमारी ज्यादा इंक्लिनेशन क्या होगी, वी यूज स्टैंडर्ड कंडीशंस क्योंकि हमें हर किसी के साथ एक पेज पे आना है. ठीक है, सो हेसिस भैया बस ये कह रहे हैं दी एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, अगर आपको ये मेजर करना है सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. इफ यू वांट टू टेक दिस पाथ कोई मसले की बात नहीं है, इफ यू वांट टू टेक दिस पाथ कोई मसले की बात नहीं है. एज लॉन्ग एज योर starting and ending points are same, the delta H value is going to work out to be same given all of your measurements were made under the same conditions. So independent of path taken का मतलब ये है, चाहे ऐसे जाओ चाहे वहां से जाओ, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेल्टा एच वही आएगा बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर हेसिस लॉ and you will have to learn this definition. ठीक है, ये आती है एग्जाम्स में, you have to write it word to word. They are expecting you to write these keywords independent of path taken and then provided all measurements are made under the same conditions. ठीक है, so these are the basically जान of this Hess's law की definition. ठीक है, अच्छा, अब this is normally used क्योंकि हर चीज के क्या नहीं किए जा सकते हैं, लेबोरेटरी में डेल्टा एच नहीं निकाले जा सकते. ठीक है, हमने कैलोरीमेट्री करके चलो आपने कंबशन के निकाल दिया, न्यूट्रलाइजेशन का निकाल दिया. ठीक है, लेबोरेटरी में आपकी हद ये है, हो सकता है ज्यादा अच्छी लेबोरेटरी में वो कुछ और हद तक जा सके, दे कैन मेजर सम अदर डेल्टा एच टू, बट एक ना एक लिमिट आएगी कि कुछ ना कुछ अब रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे जो लेबोरेटरी में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, दे विल बी वेरी हार्ड टू डू. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज हेसेस लॉ. हम एक दूसरे पाथ के थ्रू वहां पे चल जाएंगे एंड देन वील सी कि हमारे पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन? नाउ एक डिस्क्लेमर मैं देता चलूं, योर टीचर्स माइट हैव मेड यू लर्न दिस इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है, हो सकता है कुछ रट्टा भी लगा के बैठे हुए हो कि डेल्टा एच एफ में ये होता है माइनस दैट होता है, डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू और वट एवर जैसे भी याद किया हुआ है. ठीक है, आई विल शो यू अ मोर लॉजिकल अप्रोच. ठीक है, मैं कुछ रट्टा नहीं लगाऊंगा. डेल्टा एच एफ में भी वही इस्तेमाल हो जाएगा, डेल्टा एच सी में भी वही इस्तेमाल हो जाएगा, जो भी डेल्टा एच आर हो जो भी होगा वो हर जगह वही इस्तेमाल हो जाएगा. सो यू ऑल यू रियली नीड टू डू इज यू हैव टू रियली फोकस ऑन दिस लॉजिक कि ये क्या लॉजिक. ठीक है, अच्छा, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. Hydrazine reacts with oxygen according to the following equation: N2H4 plus O2 gas, N2 plus 2H2O gas.
यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। टेबल में हमें डेटा दी हुई है N2H4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या है और H2O की फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या है। बोथ ऑफ दीज हैव बीन गिवन अस इनटू द टेबल। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आप हेसिस लॉ का सवाल करने जा रहे हो, सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू लुक एट दिस कि मुझे दिया हुआ क्या है। ठीक, आपको ये पता चाहिए मुझे क्या दिया हुआ है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। डेल्टा HF दिया हुआ है तो हम कैलकुलेशन फिर फॉर्मेशन की एंथैल्पी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमें पता चल गया। Now what you're going to do next is you're going to copy down this equation as is that was given over here। ठीक है जी, आप कॉपी डाउन कर लोगे। आई एम पुटिंग अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। ठीक है, तो आपने जो भी आपके पास इक्वेशन हुई हुई है दैट यू शुड राइट एट द वेरी टॉप। ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये मैंने लिख ली एट द वेरी टॉप। अच्छा, फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी? फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ये थी कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे N2H4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है, सो बेसिकली व्हाट्स रियली रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड थिंग इज कि मुझे इसको इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। सिमिलरली H2O के लिए भी मुझे इसको इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है। राइट, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट बिलो is what are the constituent elements of the left hand side and the constituent elements of the right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन कौन कौन से एलिमेंट्स मुझे नीचे लिखने चाहिए। which elements are making up the left hand side? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड you'll write them in their standard states। so भाई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट, नाइट्रोजन बनाता है N2, हाइड्रोजन 2 H2, यहाँ पे H4 कर लेंगे, O2 यहाँ पे O2 है, N2 यहाँ पे N2 है, H2 O2। ठीक है, मतलब इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ भी सब चीजें बना रहा है और इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी सारी चीजें बना रहा है। राइट, और फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू पॉइंट फ्रॉम दी रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स, यानी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टू दी प्रोडक्ट्स। ये मिलके ये बनाते हैं और ये मिलके ये बनाते हैं। राइट, तो मैंने ये बना लिया, मैंने नीचे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बना लिए और मुझे पता है ये कुछ मिल मिला के इनका कुछ कॉम्बिनेशन ये चीज बनाता है और इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन मिल मिला के ये कुछ चीज बना रहा है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब दिस इज द डेल्टा H और ये हमें क्या निकालना है? इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ भी लिखा हुआ है, डेल्टा H स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। लेट्स से दिस इज डेल्टा H1। ठीक है, लेट्स से दिस इज डेल्टा H1, let's say this is delta H2 and let's say this is delta H3। सही है। अच्छा, अब मजीद ऑक्सीजन, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी? ऑक्सीजन गैस की व्हाट्स गोइंग टू बी द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस? हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं होती है। राइट, तो जब भी आपको एक एलिमेंट बनाना होता है उसी के थ्रू उसकी फॉर्मेशन करनी है, तो इट्स क्वाइट लिटरली द सेम थिंग। इट्स क्वाइट पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट। सो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह नाइट्रोजन की भी ऑन दिस साइड द फॉर्मेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी अ 0। तो इन दोनों की तो 0 है। सो आई डोंट नीड टू टेक क्या है क्या नहीं इनके हवाले से, मुझे अब बाकी चीजों का लेना है। क्या यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? क्लियर है? अच्छा, अब डेल्टा H2, यहां पे अब आपने देखना है फॉर्मेशन क्या थी। फॉर्मेशन वाज द मोल ऑफ कंपाउंड, मोल ऑफ कंपाउंड। यहां पे इस कंपाउंड के मोल कितने हैं? 1 मोल है ना। 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब हम इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितने टाइम्स लेंगे? एक ही टाइम लेंगे। विल टेक इट्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ओनली 1 टाइम। सो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है आई विल जस्ट टेक इट एज 50.6 1 टाइम, एक दफा ले ली मैंने। सही है। अच्छा, डेल्टा H3, अब इसकी तो है नहीं, H2O की होगी। H2O के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या थी? 1। तो अगर 2 बन रहे हैं तो ये कितनी फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई? ये 2 टाइम्स दी फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई ना। फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है 1, अगर 2 लिखा हुआ है इस कंपाउंड के आगे तो ये 2 टाइम्स हो गई फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O। So basically this delta H3 is 2 times this formation enthalpy minus 241.8। ठीक है,
ये कैसे पता चल रहा है? फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन से। ये कोई हर दफा नहीं चलेगा ये, दिस इज नॉट अ मेथड दैट विल वर्क एवरी टाइम। मतलब कंबशन के लिए मोल किसी और चीज का होगा, ठीक है। रिएक्शन के लिए हो सकता है मोल किसी और चीज का हो, न्यूट्रलाइजेशन में मोल किसी और चीज का हो, ठीक है। आपको रियलाइज करना है उस वक्त किस चीज की बात हो रही है, और उस हिसाब से 2 से 3 से जिससे भी मल्टीप्लाई करना है आप उस हिसाब से देखो। सो ओवर हियर ओनली 1 मोल, सो देयरफॉर इसकी फॉर्मेशन है एक ही दफा ली। over here 2 moles, so basically I'm forming 2 moles, so 2 moles के लिए twice फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा फाइनल प्रोसेस क्या होगा? हमें क्या करना है? हमें यहां से यहां जाना है। वी हैव टू गो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब वहां से यहां जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले यहां से यहां नीचे जाना पड़ेगा, एंड देन यहां से यहां ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा ना? अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो पहले मैं नीचे जाऊं फिर मैं ऊपर जाऊंगा, यही लॉजिकल पाथवे निकलता है। आई हैव टू गो डाउन एंड देन अप if I want to go from here to here. This is the logical path. Now, जब भी आपके एरोस की डायरेक्शन कंफ्लिक्ट करती है, यानी ऑपोजिट आती है, तो मतलब आप इस डेल्टा एच को नेगेटिव लोगे, और जब भी आपकी एरोस की डायरेक्शन कॉम्पनसेट करेगी तो आप इसको पॉजिटिव लोगे। सो बेसिकली ये वाला मैं पॉजिटिव लूंगा और ये वाला मैं नेगेटिव लूंगा। सो बेसिकली डेल्टा H1 इज डेल्टा H2 का नेगेटिव, सो माइनस डेल्टा H2, और डेल्टा H3 के साथ कॉम्पनसेटरी एरो आया है, सो आई विल टेक पॉजिटिव डेल्टा H3 एंड आई कैन नाउ कंप्यूट इट वेरी इजीली। ये क्या था? डेल्टा H2 क्या था? 50.6, इसके साथ मुझे लगाना है माइनस, सो माइनस 50.6 एंड देन प्लस, एंड डेल्टा H3 क्या है? ये है, ये एज इट इज लेना है, इसके साथ माइनस नहीं लगाना है, सो 2 इंटू माइनस 241.8। सो इस तरीके के थ्रू, विदाउट मेमोराइजिंग के फॉर्मेशन एंथैल्पी में डेल्टा H1 माइनस है क्या नहीं है, आई कैन जस्ट लुक एट मुझे जाना कहां से कहां। अगर एरोस की डायरेक्शन कंफ्लिक्ट कर रही है माइनस होगा, अगर एरोस की डायरेक्शन कॉम्पनसेट कर रही है तो प्लस, एंड आई कैन वर्क आउट द डेल्टा H बड़ी आराम से। कंबशन में भी यही चल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन में चल जाएगा, सब चीजों में यही चल जाएगा, रिएक्शन में भी चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू सी मुझे कहां से कहां जाना है और मेरी एरोस की डायरेक्शन कॉम्पनसेट कर रही है या कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। इज दिस क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आई रिपीट दिस अगेन। minus 534.8. Let's write this down, minus 534.8. Okay, read the next question. Although the above reaction is highly exothermic, hydrazine does not burn spontaneously in oxygen. Suggest a reason for this. तो है तो बड़ा हाईली एक्सोथर्मिक, लेकिन हाइड्रो फिर भी नहीं जलता ये हाइड्रोजीन spontaneously. So what do you think is the reason for this? Compare this example to your घर का चूल्हा। घर का चूल्हा भी बड़ा एक्सोथर्मिक है, क्यों नहीं जलता? खुद से क्यों नहीं जलता? गैस खोल के छोड़ दो, कभी नहीं जलेगा खुद भी। हमेशा माचिस से या लाइटर से या किसी चीज से आग लगा के जलाना पड़ेगा, राइट? सो व्हाई इज दैट? बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, राइट? सो रिएक्शंस दैट माइट बी हाईली एक्सोथर्मिक, दे आर फेवर्ड इन द एनवायरनमेंट, लेकिन क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी में बी हाई, तो दे माइट नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? खुद से नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा खुद से हो गया, इसको कुछ ना कुछ इसके लिए इनपुट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, suggest why using hydrazine as a rocket fuel could be regarded as being environmentally friendly. तो हाइड्रोजीन जब हम रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, so why do you think we can call it as environmentally friendly? No CO2, no carbon monoxide, none of the products। अगर देखोगे नाइट्रोजन और H2O रिलीज हो रहा है, ना ही H2O हार्मफुल है, मे भी हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी कॉज करे बिकॉज इज ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन is not harmful to us at all. So nitrogen and H2O are actually not harmful gases, as harmful as carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, sulfur trioxide। इनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, बड़ी हल्की gases है। So therefore I can regard it as an environmentally friendly reaction. So no
harmful products released in reaction. Any problem with this question, guys? ठीक है, लेट्स डू वन मोर फॉर्मेशन का क्वेश्चन, देन आई थिंक आई कॉल इट अ डे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है. Alkanes such as methane CH4 undergo few chemical reactions. Methane will however react with chlorine but not with iodine. ठीक है, relevant standard enthalpy change of formation for the reaction of methane with chlorine and to form blah 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 दिया हुआ है. ठीक है, ये हमको दिया हुआ है. Use the data to calculate delta H reaction for the formation of CH3Cl. ठीक है, तो हमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl हमें डेल्टा H है, एक सेकेंड, सही है. सो बेसिकली हमें डेल्टा H निकालना है इस रिएक्शन. ठीक है, थोड़ी सी वर्डिंग पता नहीं इसकी गलत दी हुई है. डेल्टा H रिएक्शन फॉर दिस बिलो रिएक्शन, बेसिकली हमें ये निकालना है. ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, मे भी हो सकता है कंफ्यूज हो इससे. सो बेसिकली यूज डेल्टा H रिएक्शन, इस रिएक्शन की हमें डेल्टा H निकालनी है. ठीक है, वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योर डेटा दैट हैज बीन गिवन टू यू ओवर हियर. सारी फॉर्मेशन एंथैल्पी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिख लेंगे. कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे, लुक एट द इक्वेशन, कौन कौन सी चीजें एलिमेंट्स होंगी दैट विल गो डाउन. कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, गैस और सॉलिड नहीं भी लिखो तो कोई मसले की बात नहीं है. लेट्स राइट कार्बन, फिर H2 है, फिर और क्या चीजें होंगी, फिर हमारे पास लास्टली क्लोरीन गैस भी होगी, तो Cl2. ठीक है, अच्छा. देन वी ऑल नो फॉर्मेशन कैसी होती है, हमेशा फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टू द प्रोडक्ट्स अबव. सही है. अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने इधर नहीं करवाई आपको, यू माइट वांट टू बैलेंस दिस, लेकिन बैलेंस नहीं भी करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये करेक्ट नहीं लिखा हमने, ये 2H2 होना चाहिए था यहाँ पे. राइट, इट्स 4 हाइड्रोजन अबव ओवर हियर एंड ओवर हियर, होना तो 2H2 होना चाहिए था. बट द थिंग इज इफ द एग्जामिनर हैज नॉट आस्क्ड यू फॉर अ कंप्लीट हेस साइकिल, और बड़ी वो ना बोले कि लेबल बनाओ और बिल्कुल सही तरीके से बोलो बनाओ, तो इट इज ओके, यू कैन जस्ट गो गेट अराउंड विद दिस. द थिंग ओवर हियर इज कि आपको ये रियलाइज करना है मेरी बात किस चीज की हो रही है. अगर बात अभी फॉर्मेशन की हो रही है तो इसके मोल्स मैटर करते हैं और इसके मोल्स मैटर करते हैं, ये नीचे जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मोल्स मैटर नहीं करते. सो इवन इफ आई डोंट बैलेंस दिस बिलो, कोई मसले की बात नहीं, इट्स नॉट नीडेड ओवर हियर अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर स्पेसिफिक बोले भाई बैलेंस्ड प्रॉपर आपने हेस साइकिल हमें बना के देनी. क्वेश्चन में लिखा हुआ ड्रॉ दी लेबल्ड हेस साइकिल, हाँ फिर आपको हर चीज बैलेंस करके देनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप वैसे ही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सो इट्स नॉट नीडेड दैट यू बैलेंस द इक्वेशन प्रॉपर हेस साइकिल, हर चीज बैलेंस दिखाने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, बट ये मेक श्योर करना है कि जिस चीज की फॉर्मेशन हो रही है तो देन दैट शुड बी क्या कहते हैं, दैट शुड बी इन योर मोल फॉर्म. यस अनका, कुछ बोलना है? सर डज द डायरेक्शन मैटर ड्यूरिंग द साइकिल? डायरेक्शन मैटर ड्यूरिंग द साइकिल मतलब ये जो एरोज ब्लू वाले एंड द रेड वंस. यस डेफिनेटली मेरा बच्चा अनका, जब आपने बोला कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फॉर्मेशन हो रही है तो ब्लू वाले एरोज आर, दोज आर द नॉर्मल इक्वेशन जैसे प्रोग्रेस करती है फॉर्मेशन वाली, राइट. द रेड वाले एरोज आर शोइंग मी कि मुझे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है. दीज एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क दीज एरोज एज इज, उनको वैसे के वैसे ही मार्क करना. ठीक है, लेट्स क्लेरिफाई दिस मोर थ्रू दिस एग्जांपल अनका. अच्छा भाई देखो अनका एंड एवरीवन एल्स, फॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ये सारे कंबाइन करके ये सारी प्रोडक्ट्स बना रहे ना. सो बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोग्रेस लाइक दिस, राइट. The constituent elements combine to form the left hand side and the constituent elements combine to form the right hand side. ऐसा ही होगा. So these are the arrows की direction that I have to put. ये मुझे डालनी पड़ेंगे and I'll have to put them correctly. अगर नहीं डालूंगा correctly तो मेरी आंसर हमेशा wrong आएगी. So I have to put them correctly. ये arrow किस तरफ point कर रही है, ये कर लिया हमने अब. ठीक है, अब let's start doing the calculation. ये क्या है, ये डेल्टा H1 होगा, ये डेल्टा H2 है और ये डेल्टा H3 है, राइट. नाउ लेट्स सी, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो होगी बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट.
तो फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी लेनी है? सिर्फ और सिर्फ इसकी लेनी है। कितने मोल है? एक ही मोल है। सो देयरफॉर वी विल टेक द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4 ओनली वंस, सो -75। सही है। Then when you're forming this, so there is one of this that is being formed and one of this that is being formed. दोनों compounds है, तो हमें दोनों की formation enthalpy लेनी पड़ेगी। Furthermore, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, so therefore दोनों की formation enthalpy once. So delta H3CH3Cl हो जाएगा -82 और HCl की है -92। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब क्योंकि हमें यहां से यहां जाना है और इसका डेल्टा H1 मेजर करना है, सो अब मेरे पास दूसरा पाथवे क्या है अन का? अब देखो, दिस इज डायरेक्शन इसलिए बहुत मैटर करती है। मेरे पास दूसरा पाथवे क्या है? मुझे यहां से जाना है, मुझे इसका डेल्टा H1 निकालना है। सो द सेकंड पाथवे इज दैट आई गो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड बिलो, मैं नीचे जाऊं पहले, एंड देन आई गो वापस से ऊपर। सो आई गो बिलो एंड देन आई गो अप। दिस इज गोइंग टू बी द अदर लॉजिकल पाथवे, राइट? ऐसे नहीं मैं यहां से ऊपर जाऊं फिर उधर से नीचे जाऊं, दिस इज द ओनली वन। मगर मुझे लेफ्ट से राइट पहुंचना है, सो आई हैव टू गो डाउन एंड देन आई हैव टू गो अप। ऐसे ही होगा उनका। अब देखो, जब ये दोनों डायरेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, तुम्हारी नॉर्मल इक्वेशन का डायरेक्शन और तुम्हारा जो तुम्हें जाना है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो उसका मतलब क्या है? तुम इस एंथैल्पी चेंज को नेगेटिव लोगे, ये ऑपोजिट है, तुम्हें इसका ऑपोजिट काम करना है, तो इसमें इसका तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इस ब्लू वाले एरो और रेड वाले एरो में इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो देयरफॉर तुम्हें ये कॉम्पनसेटरी काम हो रहा है, तुम्हें इसी डायरेक्शन में जाना है, सो यू विल हैव टू टेक इट एज इज, उसको पॉजिटिव में ही लोगे। So basically, delta H1 is delta negative of delta H2. It's the opposite of delta H2 and the positive of delta H3. And then you can do your calculation. Negative of delta H2 is negative, then under -75. Delta H2 was negative, negative बाहर रहा. So negative into negative plus delta H3 is this. So हम ये डाल लेते हैं -82 -92. इज दिस क्लियर अनका? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सो दी डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, मेरा वाला जो लॉजिकल वाला मेथड है उसमें डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, यू विल हैव टू मेक इट प्रॉपर्ली, द डायरेक्शन शुड बी योर प्रॉपर डायरेक्शन। अगर नहीं करोगे तो फिर आंसर्स गलत आएंगे। हाँ, यू कैन मेमोराइज इट। फॉर्मेशन हमेशा -delta H2 होती है और पॉजिटिव delta H3 होती है। दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हैपन जब भी आपको फॉर्मेशन एंथैल्पीज दी हुई है। मेमोराइज कर सकते हो, बट आई फील लाइक अगर एक तरीका सीख लोगे जो सब में ही अप्लाई हो जाएगा, तो वोंट दैट बी बेटर? आपको बजाय इसके कि आप 2-3 चीजें अलग अलग याद करो, वी कैन जस्ट वर्क इट आउट विद वन वे बाय जस्ट वर्किंग आउट। एरोज के अगेंस्ट जा रहा हूँ या मैं एरोज के फॉर में जा रहा हूँ। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, ये माइनस आना चाहिए था ना, माइनस में नहीं आना चाहिए था ये। यस, माइनस है ना, ठीक है, -99। कोई प्रॉब्लम्स इन दीज टू क्वेश्चंस? एनी इश्यूज? Should I give homework questions of Hess cycle as well? Yes, okay. So let's give you some formation enthalpy के questions. How about you do this? ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, अपने ओन पे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। Homework is this and this is homework. ठीक है, so only the formation वाले parts, that's it. सही है, यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है जी, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो, रुक सकते हो, वरना वी आर गोइंग टू एंड टुडेस क्लास ओवर हियर और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एंड विल कंटिन्यू विद ऑल ऑफ द अदर थिंग्स ऑफ हेस साइड।